Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Raisina Dialogue. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. रायसीना डायलॉग होता क्या है? देखिए, एक एनुअल जियो पॉलिटिकल इवेंट है। मतलब भारत के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एक इवेंट है, हर साल कराया जाता है, जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स इनवाइट किए जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल फील्ड के हों, बिजनेस फील्ड के हों, मीडिया, सिविल सोसाइटी फील्ड के एक्सपर्ट्स हों, उनको इनवाइट किया जाता है एंड देन डिस्कशन हैपेंस स्पेशली अराउंड जियो पॉलिटिक्स, मतलब वर्ल्ड कंट्रीज एंड देयर पॉसिबल कोऑपरेशन और एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गिवन द लोकेशन इन विच दे आर। तो ये एक मेन एरिया ऑफ कंसर्न रहता है। दैट इज द आइडिया ऑफ जियो पॉलिटिक्स, मतलब ज्योग्राफी गाइडेड द पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, वो जियो पॉलिटिक्स है। तो जियो पॉलिटिकल इवेंट कहा जाता है रायसीना डायलॉग को, जिसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया जाता है और उस पर फिर जो मेनली जियो पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं। ये रायसीना डायलॉग को कंडक्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ORF एक थिंक टैंक है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विच गिव्स क्रिएटिव सजेशंस टू द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ORF हैज बीन फंक्शनिंग इन इंडिया सिंस 1990. It is government supported organization only, not purely part of government, but government gives a lot of support to this organization, financial support also sometimes. तो फॉरेन पॉलिसी पे, गुड गवर्नेंस पे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ORF इंपॉर्टेंट सजेशंस देते हैं सरकार को। तो इसीलिए ORF कैन बी कंसिडर्ड एज ए इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक। ORF इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये एनुअल जियो पॉलिटिकल इवेंट रायसीना डायलॉग हर साल कराती हैं न्यू दिल्ली में। देखिए, रायसीना क्या है? रायसीना हिल्स इज जनरली कंसिडर्ड एज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। वो जो राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, वो पूरा जो एरिया है वो रायसीना हिल्स कहते हैं। तो सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज रायसीना हिल, और उसी से नाम आया है रायसीना डायलॉग। हर साल कराया जाता रहा है साल 2016 से। तो इस साल, साल 2024 का जो रायसीना डायलॉग है, जो 21 फरवरी को शुरू हुआ, यानी कि कल शुरू हुआ है, इट इज 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, और इसका थीम है चतुरंगा। चतुरंगा, 4 C's: कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। तो मेरी समझ है कि ये जो थीम है, इस आने वाले APSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी वो लोग पेपर बना रहे होंगे शायद से। अभी के जो करंट अफेयर्स हैं, दे आर रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट, इनको अच्छे से देख के जाना है। उसके अलावा ये जो रायसीना डायलॉग है, दे दिस डायलॉग इन दिस ईयर इज बेस्ड ऑन 6 थेमेटिक पिलर्स। टेक फ्रंटियर, तो ये तो हर तरह के कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टेक फ्रंटियर, बेसिकली दिस इज AI रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड डिस्कशन, कि कितना ज़्यादा उसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं टू मॉडिफाई और चेंज आवर लाइफ बियॉन्ड विच इट कैन बी डेंजरस टू अस। तो टेक फ्रंटियर है। पीस विद द प्लानट, मतलब सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, वॉर एंड पीस, कन्फ्लिक्ट को कैसे एड्रेस किया जाए, डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, पोस्ट 2030 एजेंडा, तो SDG गोल्स के बाद कैसे वर्ल्ड विल मूव फॉरवर्ड, डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। दीज आर द 6 थेमेटिक पिलर्स ऑफ रायसीना डायलॉग which is being conducted in New Delhi from 21st to 23rd February. Raisina Dialogue, annual geopolitical event organized by ORF, which is an independent think tank in association with Ministry of External Affairs since 2016 to 2014. 24 वाला रायसीना डायलॉग इज 9th such रायसीना डायलॉग का थीम है चतुरंगा। रायसीना हिल्स इज सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Second topic is about conservation of migratory species, CMS. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. माइग्रेटरी स्पीसीज होते क्या है? देखिए, दो स्पीसीज विच मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए रेगुलर फैशन। उनका बिल्कुल एक पैटर्न होता है कि समर में इस टाइम में यहाँ रहेंगे, फिर विंटर में वहाँ जाएंगे। इस तरह के स्पीसीज को हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल अमूर फाल्कन, उसके बारे में हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले।
तो जब नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है तो साइबेरिया के साइड में वो लोग रहते हैं। फिर जब वहाँ सर्दी पड़ने लगती है, टेम्परेचर -30 -40 होने लगता है, तो दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे गर्मी है। तो चेंजिंग वेदर वेदर पैटर्न्स के हिसाब से, जैसे जैसे वेदर बदलता है पूरे दुनिया भर में, उस हिसाब से कई सारे स्पीसीज माइग्रेट करते हैं। सम लव वार्मर एरियाज, तो जैसे जैसे सन मूव करता है उस हिसाब से वो मूव करते, सम लव कूलर एरियाज, तो उस हिसाब से वो मूव करते। तो such species are known as migratory species. The major factor behind their migration is food, sunlight, temperature, climate, etc. India is temporarily home to several migratory species like Amur falcon, bar-headed geese, black-necked cranes, marine turtles and all. सी काउ डुगोंग पे यूपीएससी ने 2015 में प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा था। अभी इन माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए देयर इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, सीएमएस। सीएमएस एक इंटरनेशनल ट्रीटी है विच हैज बीन कंक्लूडेड बाय द वर्ल्ड कंट्रीज अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत सीएमएस साइन किया गया है बाय वर्ल्ड कंट्रीज। सीएमएस इज ऑल्सो नोन एज बॉन कन्वेंशन, क्योंकि इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 1985 में, वो हुई थी बॉन जर्मनी में। इसीलिए सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिट। सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज 1979 में फाइनलाइज हुआ। उसको वर्ल्ड कंट्रीज ने जब साइन कर दिया तो 1983 में ये इंप्लीमेंट हुआ। 1983 में ही भारत ने, इंडिया ने सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को ज्वाइन भी कर लिया। और तब से फिर वर्ल्ड कंट्रीज ने, जो सीएमएस का मेंबर हैं, उन्होंने फैसला किया कि हर 3 साल पे वो मिलेंगे, जिसको वो लोग कहेंगे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सीओपी ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज या बॉन कन्वेंशन इज द कोर डिसीजन मेकिंग ऑर्गन ऑफ दिस कन्वेंशन। तो सीएमएस के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर 3 साल पे होते हैं। 1985 में पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ इन बॉन, दैट इज वाई कभी कभार कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को बॉन कन्वेंशन भी कह देते हैं। अभी के डेट में बात की जाए तो देयर आर 133 मेंबर्स ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। और आपको इंडिया पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था लास्ट वाला 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, दैट वाज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात, विच वाज हेल्ड इन 2020। उस पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। बट एक बार जरा देख लेते हैं कि ये जो कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, बॉर्न कन्वेंशन, इसके अंतर्गत क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं स्पीसीज के। तो स्पीसीज, माइग्रेटरी स्पीसीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 of convention on migratory species. Appendix 1 में there are those migratory species who are threatened with extinction, जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा है, ऐसे माइग्रेटरी स्पीसीज को रखा गया है अपेंडिक्स 1 में। और अपेंडिक्स 2 में उन माइग्रेटरी स्पीसीज को रखा गया है हुज कंजर्वेशन रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। वैसे तो कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है उनके ऊपर, लेकिन उनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए कोई एक कंट्री कैपेबल अकेले नहीं है, बिकॉज दे हैव इंटरनेशनल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, तो देयर कंजर्वेशन रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ऐसे स्पीसीज को रखा जाता है इन अपेंडिक्स 2 ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। अब अगर बात की जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, तो जो आपको याद रखना है उनको मैंने यहाँ टिक लगा करके दिया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 1 हेल्ड इन बॉन जर्मनी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बॉन कन्वेंशन ऑल्सो, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसका ये हुआ था 1985 में। लास्ट वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 वाज हेल्ड इन गांधीनगर इंडिया, गुजरात ऑफ कोर्स, तो वो भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो भारत के अंदर दूसरा कभी भी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नहीं हुआ है। तो कॉप नंबर 13 याद रखिए। और अब ये याद रखिए कि 2024 में कॉप 14 कंडक्ट कराया गया है इस सीएमएस का या बॉन कन्वेंशन का एट समरकंद, उज्बेकिस्तान। नॉर्मली तो हर 3 साल पे होता है, आप देखिए 1985, 88, 91, 94, 97, लेकिन एक बार 2 साल पे भी हो गया था।
और इस बार 4 सालों पे हो रहा है, 2020 के बाद 2024 में हो रहा है। की हाइलाइट्स ऑफ दिस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कॉप 14, इसके की डिसीजंस देखते हैं। तो 14 न्यू माइग्रेटरी स्पीसीज हैव बीन इंक्लूडेड अंडर CMS, focus on threats, different kinds of threats on these migratory species like habitat degradation, fragmentation, illegal trades are now being focused. उसके अलावा some of the endangered species के स्टेटस को री डिजाइन किया गया है, आप कह सकते हैं कि रिकंसिडर किया गया है अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN में भी कौन से स्पीसीज किस कैटेगरी में रहनी चाहिए, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका सजेशन भी कभी कभार CMS की तरफ से आता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेटरी स्पीसीज। तो वो भी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। सम ऑफ द स्पीसीज हैव बीन कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देयर हैज बीन अ डिसीजन टू टेक स्पेशल स्टेप्स टू कंजर्व सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस बार के प्रीलिम्स में पूछ सकता है शायद से। बाकी तीनों डिसीजंस तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्पेशल स्टेप्स टू टेक और स्पेशल स्टेप्स टू कंजर्व सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है क्या? देखिए, देयर आर टोटल 9 फ्लाइट पाथ्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर CMS दैट हैव बीन टेकन बाय और दैट आर जनरली टेकन बाय माइग्रेटरी स्पीसीज। तो दुनिया भर के 9 स्पेशल पाथ्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको कहा गया है फ्लाईवे, जो नॉर्मली माइग्रेटरी स्पीसीज या माइग्रेटरी बर्ड्स लेते हैं। 9 फ्लाइट पाथ्स, उनमें से एक फ्लाइट पाथ है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में भारत भी आता है। ये देखिए, ये है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इट इज वन ऑफ द 9 की फ्लाइट पाथ, दैट इज फ्लाईवेज, टेकन बाय माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। इट कवर्स लार्ज एरिया ऑफ यूरेशिया बिटवीन आर्कटिक एंड इंडियन ओशन। There are about 30 countries, including India and some Central Asian countries also. तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज में माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है, और खासकर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में भारत आता है, इसलिए भी आपको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का नाम याद रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन, और फिर आपको नाम दे देगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, ऐसे 4 नाम दे देगा। उसमें करेक्ट आंसर वुड बी बॉन कन्वेंशन, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑल्सो नोन एज बॉन कन्वेंशन अंडर द एजिस ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. It has been implemented since 1983. India also joined in 1983. There are 133 members. Conference of Parties held every third year. Migratory species are classified into 2 categories, Appendix 1 and Appendix 2. 3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी याद रखनी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 1 इन बॉन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 इन गांधीनगर एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 14 इन समरकंद, उज्बेकिस्तान। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about 28th Financial Stability and Development Council meeting, FSDC meeting. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. FSDC होता क्या है? Financial Stability and Development Council is a non-statutory body created by Government of India as a result of an executive order in the year 2010. This FSDC was created on recommendation of Dr. Raghuram Rajan Committee. It is headed by Ministry of Finance. Overall functions, it is headed by a finance minister and functions under Ministry of Finance. तो इसके बाकी RBI के चेयरमैन, RBI के गवर्नर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सेबी के चेयरमैन, ये सब लोग FSDC के मेंबर होते हैं। बट FSDC इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर and it functions under Ministry of Finance. FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का मेन पर्पस है कि पूरा का पूरा जो हमारा देश का इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, उसको स्टेबलाइज करके रखें, चाहे वो सेविंग्स हो, ओवरऑल इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ हो, डिमांड हो, कंजम्पशन हो, सबको स्टेबलाइज करे, सबको मॉनिटर करे, उनको स्टेबलाइज करने पे फोकस करे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज टेकन अप बाय FSDC इफ यू सी, फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन,
मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन, ओवरऑल इकोनॉमी का सुपरविजन, कोऑर्डिनेट इंडियाज इंटरफेस विद फाइनेंशियल सेक्टर बॉडीज लाइक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, उनके साथ भारत का कोऑर्डिनेशन को वो देखता है। अब आ जाते हैं करंट न्यूज पे। देखिए, मौजूदा टाइम में 28th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल कराई गई है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है तमाम फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को, हमारे देश के स्पेशली आरबीआई को, कि जो इलीगल लेंडिंग एप्स हैं हमारे देश के अंदर, कई सारे इलीगल लेंडिंग एप्स हैं, आपको ऐड भी दिख जाता होगा, इस ऐप पे आइए और लोन पाइए सस्ते दामों पे, फ्री में एंड ऑल। इस तरह कई सारे इलीगल लेंडिंग एप्स हैं, इनको बैन किया जाए। दीज आर टर्निंग आउट टू बी द मेजर चैलेंज फॉर द इंडियन इकोनॉमी, इसलिए इनको बैन किया जाए। दिस इज व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द रेगुलेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशली आरबीआई को। आरबीआई की खुद की एक रिपोर्ट है 2022 की, उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अंदर 600 से भी ज्यादा इलीगल लोन एप्स हैं, जो दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। India has largest number of illegal loan apps, more than 600. And what are the problems associated with these illegal loan apps? ये लोग लो इनकम फाइनेंशियल अनसेवी इंडियंस को टारगेट करते हैं, जिनको ज़्यादा समझ आता नहीं है, उनको ज़्यादा बातें समझ नहीं आती, उनको पहले लोग फंसाते हैं। पहले तो लोन दे देंगे और उसके बाद रिकवरी एजेंट्स के थ्रू हैरेस कराएंगे, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, तमाम उनके डेटा इन्फॉर्मेशन ये लोग ले लेते हैं, फाइनेंशियल डेटा। उसके अलावा दीज लोन लेंडिंग एप्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज ए टूल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और ये लेंडिंग ऐप जो हैं, ये कस्टमर्स को फंसाते हैं थ्रू प्रोविजंस लाइक बाय नाउ पे लेटर। तो स्टार्टिंग में काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स देंगे कि अभी आप खरीद लीजिए, बाद में पैसा दीजिएगा एंड ऑल, एंड लेटर ऑन दे पुट वेरी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। जीरो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर में। जीरो इंटरेस्ट पे लोन देगा तो कमाएगा क्या, क्यों देगा लोन? बट येट जीरो इंटरेस्ट बोल करके लोन देते हैं, एंड देन देयर आर सो मेनी हिडन चार्जेस, और वो हिडन चार्जेस के थ्रू बाद में हरासमेंट करते हैं लोगों का। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने इन दिस एफएसडीसी मीटिंग कि प्लीज फोकस ऑन बैनिंग सच इलीगल एप्स। 28th एफएसडीसी मीट, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है एफएसडीसी, 2010 में बनाया गया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर रघुराम राजन कमेटी, चेयरमैन इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। एम इज टू स्टेबलाइज मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर। रिसेंटली 28th एफएसडीसी मीट में फाइनेंस मिनिस्टर आस्क्ड फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर लाइक आरबीआई टू बैन इलीगल लेंडिंग एप्स। आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से, 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से, देयर आर हाईएस्ट नंबर ऑफ इलीगल लेंडिंग एप्स इन इंडिया, मोर देन 600। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2016 में ये सवाल पूछा था प्रीलिम्स में। Please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about reclamation of char areas. This topic is important for our syllabus GS paper 4 Assam issues point of view. देखिए, चार चपोरीज होते क्या है? जो हमारे असम के अंदर कई सारे रिवर्स हैं, रिवर्स में खासकर ब्रह्मपुत्र के जो बैंक वाला साइड रहता है, वहां पे कई सारे इस तरह के फ्लोटिंग लैंड मास होते हैं। सच फ्लोटिंग लैंड मास, फ्लोटिंग आइलैंड्स आर नोन एज चार। इसी तरीके का एक फ्लोटिंग आइलैंड है जहाँ पे नेशनल पार्क है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। इस तरीके के कई सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, रिवराइन फ्लोटिंग आइलैंड्स भी हैं। मजूली वैसे तो आइलैंड है, फ्लोटिंग नहीं है वो। तो चार इस तरह के होते हैं, चार इज द फ्लोटिंग आइलैंड इन द रिवर्स। और चापोरी जो होते हैं, दे आर लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक्स, इस तरीके का, who are associated with the banks, low lying flood prone river banks, and चार are the floating islands and they can be inhabited, मतलब इतने बड़े होते हैं कि वहां पे लोग रह सकते हैं, सेटलमेंट हो सकता है। अब असम के अंदर अगर हम लोग वेबसाइट देखें डायरेक्टरेट ऑफ चार एरियाज का, ये कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ द चार एरियाज इज समवेयर क्लोज टू 24.9 लाख एंड द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड सिंस देन, क्योंकि काफी पुराना डेटा है। तो 2002-3 के हिसाब से लगभग 25 लाख लोग असम के इस तरह के चार चापोरी रीजन्स में रहते हैं। बट अगर आप इसकी डेमोग्राफी देखें तो मोस्टली बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स
live in this area. Plus other communities like Mising, Deori, Kacharis, Nepalis also live here. As per UNDP, United Nations Development Program, these people are very socially and economically backward. In fact, as per one assessment of Directorate of Char area, 80% of the Char population is under poverty line. But these days, the poverty line का concept has been discarded. But earlier, when it was there, about 80% of the population live below poverty line. बट एक बात और भी है इस चार चपोरी एरिया को लेकर के, कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसे एलिगेशंस हैं, ऐसा एक माना जा रहा है, इसको लेकर के कोई ऑब्जेक्टिव क्रेडिबल डेटा तो अभी तक नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि कई सारे सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी इन चार चपोरी एरियाज में रह रहे हैं एंड दे आर कॉजिंग डैमेज टू द इकोलॉजी ऑफ द रीजन. इसी कारण से हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा साहब ने हाल फिलहाल में कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ असम वुड अंडरटेक अ मिशन to reclaim the char areas from the encroachers in order to safeguard ecological integrity of Brahmaputra Valley. हो सकता है चार एरियाज पे आपसे मेंस में सवाल पूछ ले, वहां पे ये सब चीजें आपको मेंशन करनी होगी. चार चपोरी एरियाज. गोल्ड एट एशिया चैंपियनशिप. अब आपको पता है कि फिल्म्स एग्जाम आ रहा है तो छोटे छोटे पॉइंट्स भी थोड़ा कवर करते चलते हैं. तो देख लेते हैं एक पीटी पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए, इंडियन विमेन बैडमिंटन टीम ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, लेड बाय टू मेन शटलर्स पीवी सिंधु एंड यंगस्टर अनमोल खर्ब. अनमोल खर्ब इज ओनली 17 years. तो इंडियन वुमेन टीम has won historic gold medal at Badminton Asia Team Championship held in Malaysia. This was India's first ever gold medal at Badminton Asia Team Championship. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था विथ रेस्पेक्ट टू डंपिंग, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये थोड़ा सा ये सीक्वेंस बदल गया. कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग. यस, WTO अग्रीमेंट रेगुलेट्स, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया कि WTO डज नॉट रेगुलेट डंपिंग एक्शन बाय द कंपनीज. WTO कंपनीज पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, कल ही हमने देखा. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.